प्यारे छात्रों नमस्कार। स्वागत है एक बार फिर आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पीएच क्लासेस पर, जिस पर मैं प्रेम सर आपको कक्षा 12 विषय भौतिक विज्ञान एनसीईआरटी के भाग 1 का दूसरा अध्याय शुरू कर चुका हूं। और जो स्टूडेंट जिसका नाम है स्थिर वैद्युत विभव तथा धारिता, ठीक है। इससे पहले हम 4 भाग डियर स्टूडेंट आपको प्रोवाइड करा चुके हैं और आज का अपना पार्ट नंबर 5 अर्थात इसका भाग 5 आज हम शुरू करेंगे। तो डियर फ्रेंड, आज आपको बहुत खुशी का दिन है कि आज मैं एक ऐसा आर्टिकल प्रूव करने जा रहा हूँ जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। और देखिए, जैसे कि मैंने आप लोगों को लिख भी रखा है मोस्ट इम्पोर्टेंट, ठीक है। जब मैंने मोस्ट इम्पोर्टेंट लिखा तो डियर फ्रेंड आप समझ लेना कि ये परीक्षा के लेवल से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। और इतना ईजी क्वेश्चन है कि आप एक बार इसको अगर वीडियो को पूरा देख लें, ठीक है, तो आपको लाइफ में कभी इस आर्टिकल को प्रूव करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। अच्छा, तो देखिए आर्टिकल है क्या, पहले हम इसकी हेडिंग पढ़ें। क्या है? वैद्युत द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति में वैद्युत विभव, ठीक है। वैद्युत द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति में वैद्युत विभव। आपको डियर ये पता होना चाहिए कि वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है, ठीक है। तो वैद्युत द्विध्रुव मैंने आपको अपने अध्याय नंबर 1 में पढ़ाया भी रखा है, अर्थात ये अपना अध्याय कौन चल रहा है डियर? अध्याय 2 चल रहा है, अर्थात पार्ट 2 चल रहा है। इससे पहले पार्ट 1 में मैंने वैद्युत द्विध्रुव को बहुत अच्छे से आपको समझाया भी था, ठीक है। तो हमें वैद्युत द्विध्रुव को पढ़ना है, ठीक है। फिर हमें ये पता होना चाहिए कि इसकी अक्षीय स्थिति क्या होती है, वैद्युत द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति क्या होती है। जिसमें मैंने देखिए, जब मैंने आपको ये पहले लेक्चर में पढ़ाया था, मतलब अर्थात पहले लेसन में पढ़ाया था वैद्युत द्विध्रुव वाला टॉपिक, और इसकी अक्षीय स्थिति वाला जो टॉपिक पढ़ाया था, ठीक है। तो उसमें मैंने एक एग्जाम्पल दिया था, अक्षय कुमार जो एक्टर साहब हैं वो क्या हुए, अंधे हो चुके हैं, ठीक है। अगर आप लोगों ने मेरा पहले वीडियो के सारे लेक्चर देखें तो आपको याद आ रहा होगा मैं क्या कह रहा हूँ, ठीक है। तो सेम उसी टाइप से ये आर्टिकल प्रूफ होने वाला है। बस अंतर क्या था कि वहाँ पे हमने वैद्युत द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति में, ठीक है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक निकाला था। लेकिन आज हम वैद्युत द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति में वैद्युत विभव का व्यंजक निकालने जा रहे हैं। तो देखिए, हम बताएं कि वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है। देखिए, वैद्युत द्विध्रुव मैंने आप लोगों को पढ़ाया था, वैद्युत द्विध्रुव एक ऐसा निकाय होता है जिसमें दो बराबर किंतु विपरीत आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित होते हैं, ठीक है। यानी वैद्युत द्विध्रुव की डेफिनेशन क्या है कि वैद्युत द्विध्रुव एक ऐसा निकाय होता है, अर्थात ऐसा सिस्टम होता है जिसमें दो बराबर किंतु विपरीत आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित होते हैं, ठीक है। तो याद रखें स्टूडेंट, इस आर्टिकल को प्रूव करने के लिए एग्जाम में आ सकता है, ठीक है। अगर आया सवाल, ठीक है, तो वैद्युत द्विध्रुव की डेफिनेशन आपसे जरूर पूछी जाएगी, ठीक है। तो याद रखें अभी से ही कि अगर ये आर्टिकल आपको लॉन्ग क्वेश्चन के रूप में मिलेगा तो इसके साथ में वैद्युत द्विध्रुव की डेफिनेशन आपको पता होनी चाहिए। वो क्या है? वह निकाय जिसमें दो बराबर किंतु विपरीत आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित हो, क्या कहलाता है? वैद्युत द्विध्रुव कहलाता है, ठीक है। अब देखिए, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि वैद्युत द्विध्रुव, मान लीजिए एक मेरे सामने ये मेरा मार्कर है, ठीक है, ये वैद्युत द्विध्रुव है, ठीक है। मान लीजिए इस पॉइंट पर यानी इस सिरे पर प्लस की चार्ज है, इस वाले सिरे पर माइनस की चार्ज है, ठीक है। और ये प्लस की चार्ज और माइनस की चार्ज बराबर परिमाण के। मान लीजिए ये प्लस का 2 माइक्रोकूलम है इधर साइड में, इधर माइनस का 2 माइक्रोकूलम है, ठीक है। यानी आवेश बराबर भी हैं, एक दूसरे के विपरीत भी हैं। तो ये सिस्टम मेरा क्या कहलाएगा? ये मार्कर क्या कहलाएगा बेटा? वैद्युत द्विध्रुव कहलाएगा, ठीक है। अब इसकी अक्षीय स्थिति क्या होती है बेटा? अक्षीय स्थिति होती है बेटा इसके अक्ष के समांतर, इसकी अक्ष के समांतर, ठीक है। यानी अभी हमने क्या पढ़ा? अक्षीय स्थिति में हमें ये पता होना चाहिए वैद्युत द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति क्या होती है। तो अक्षीय स्थिति क्या होती है? इसके अक्ष के समांतर। यानी आज हम वैद्युत विभव निकालेंगे, ठीक है। और हमने पहले पार्ट में जो हमने निकाली वैद्युत द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति में क्या निकाली थी? तीव्रता निकाली थी, ठीक है। तो आज हम विभव निकालेंगे इसकी अक्षीय स्थिति में, ठीक है। और बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। तो अक्षीय स्थिति होती है इसके अक्ष के समांतर, यानी आज जो विभव निकालने आ रहे हैं इसके अक्ष के समांतर, तो इस साइड में निकालेंगे या फिर बेटा इस ओर को निकालेंगे, ठीक है। और दूसरी क्या होती है इसकी बेटा? निरक्षीय स्थिति होती है। निरक्षीय, इसको बोलते हैं लंबसम द्विभाजक। तो निरक्षीय स्थिति में क्या होता है द्विध्रुव के? या तो ऊपर की ओर तीव्रता या विभव निकालते हैं या फिर नीचे की ओर तीव्रता या विभव निकालते हैं, ठीक है। तो आज हम बात कर रहे हैं केवल अक्षीय स्थिति में, और क्या निकालेंगे बेटा? वैद्युत विभव निकालेंगे, ठीक है। तो आइए मैं आप समझाता हूँ कि आपका डायग्राम कैसे बनेगा, ठीक है। तो मान लीजिए स्टूडेंट कि आपका ये बी पॉइंट है और ये आपका ए पॉइंट है, ठीक है। ये वैद्युत द्विध्रुव है, ये क्या स्टूडेंट आपका वैद्युत द्विध्रुव है। इसके ए सिरे पर मान लीजिए क्या है? प्लस की चार्ज है, और बी सिरे पर बेटा आपका माइनस की चार्ज है, ठीक है। और दोनों आवेशों के बीच की दूरी कितनी होती है बेटा? इसकी 12 होती है। कितनी होती है? 12 होती है। ये आपको ने पहले लेसन में ही पढ़ रखा है ना, यानी ये चीज़ तो आपने पहले लेसन में भी पढ़ रखी है, ठीक है।
अच्छा एक बार फिर समझ लीजिए, देखिए ए भी एक वैद्युत द्विध्रुव है, ठीक है, जिसके ए सिरे पर प्लस क्यू आवेश तथा बी सिरे पर माइनस क्यू आवेश है और दोनों आवेशों के बीच की दूरी बेटा कितनी है 2L है। ठीक, अब मान लीजिए इस वैद्युत ध्रुव के मध्य बिंदु से, मान लीजिए मध्य बिंदु ये है, मैंने कह दिया इसको O पॉइंट कह दिया बेटा, क्या कह दिया O पॉइंट कह दिया। अब देखिए पूरी ए से लेकर बी तक डिस्टेंस कितनी है बेटा 2L है, तो जबकि इसका मिडिल पॉइंट है, मध्य बिंदु है, तो ये 2L दो भागों में बढ़ जाएगी, यानी एक L आएगा इस साइड में, जबकि दूसरा L आएगा बेटा आपका इस साइड में। ठीक है, बात समझ में आ रही है, यानी O से B तक की दूरी भी L है और O से A तक की दूरी बेटा क्या L है। ठीक है, तो ये तो रही वैद्युत ध्रुव की बात। ठीक, अब इसकी अक्षीय स्थिति मैंने क्या बताया, अक्षीय स्थिति क्या होती है, इसकी अक्ष के समांतर, या तो तीव्रता या विभव इस साइड निकालो या फिर इस साइड निकालो। ठीक है, तो आइए हम मानते हैं कि हम जो आज विभव निकाल रहे हैं बेटा वो हम ये इस साइड में निकाल रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर कोई बिंदु क्या बेटा आपको मान लीजिए P है। ठीक है, और ये जो बिंदु P है इस द्विध्रुव के, ये जो ए बी द्विध्रुव है बेटा, इसके देखिए मान लीजिए मैं यहाँ पे तो रख रहा हूँ, ये द्विध्रुव हो गया, तो बिंदु P जो है बेटा आपका, देखिए समझे ध्यान से, आपको समझाने का प्रयास करूँ, तो देखिए P इस साइड में तो आ रहा है, तो इसके समांतरी तो है, इसके द्विध्रुव का हम क्या लेंगे समांतरी तो विभव निकालेंगे, इसके लंबवत तो विभव नहीं निकालने हैं। ठीक है, लंबवत निकालते हैं तो क्या होता है, अपन निरक्षीय स्थिति होती है, लेकिन हम आज पढ़ रहे हैं अक्षीय स्थिति, तो हम इसके समांतर हमने कोई बिंदु क्या लिया P लिया, लेकिन ये बिंदु P जो है इस बिंदु O से बेटा कितनी दूरी पर है, R दूरी पर, कितनी दूरी पर स्टूडेंट R दूरी पर। बात को समझें कि ये जो बिंदु P है स्टूडेंट इस O से कितनी दूरी पर है, R दूरी पर है। ठीक है, आई होप आप समझ रहे होंगे। ठीक है, अब हम प्लस की आवेश के कारण भी हम विभव निकालेंगे और माइनस की आवेश के कारण बिंदु पर विभव निकालेंगे। जो स्टूडेंट समझ रहे हैं, तो आपको ये पता होना चाहिए कि इस प्लस Q से बिंदु P की दूरी क्या है, अर्थात प्लस वाले यानी जो आपका धनावेश है, ठीक है, इसके बीच की दूरी यानी बिंदु P और बिंदु ए पे तो प्लस की चार्ज है, तो हमें इसके बीच की बेटा डिस्टेंस पता होना चाहिए, हमें ये पता होना चाहिए ए से लेकर P तक की डिस्टेंस क्या है। तो देखिए यहाँ पर थोड़ा आर्टिकल को समझें, जब आर्टिकल समझ में आएगा तो आपको इसको प्रूफ करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, तो देखिए मैं क्या समझा रहा हूँ आप लोगों को, देखिए आप देखें यहाँ से O से तो देखिए मैं आपको समझा रहा था, समझें कि बिंदु O से बिंदु P के बीच की दूरी कितनी बेटा आपकी R है, बिंदु O से बिंदु P के बीच की दूरी कितनी है R है। ठीक है, हमें चाहिए A से P तक की दूरी कितनी है। ठीक है, यानी प्लस आवेश से बिंदु P की, हम क्योंकि प्लस आवेश से बिंदु P पर विभव निकालेंगे तो हमें ये तो पता होना चाहिए कि प्लस आवेश से बिंदु P की दूरी कितनी है। तो देखिए कैसे निकालेंगे, देखिए यहाँ से यहाँ तक कितनी है बेटा R, तो ये कितनी है O से लेकर A तक कितनी है L है ना, यानी O से लेकर A तक कितनी है L है, और O से लेकर P तक कितनी है बेटा R है, और हमें क्या चाहिए बेटा A से P तक चाहिए, कितनी चाहिए A से P तक। तो करेंगे क्या बेटा, हम पूरी इस वाली डिस्टेंस में से यानी R में से हम किसको लेस कर देंगे बेटा L को लेस कर देंगे, यानी हम करेंगे इस R में से किसको घटा देंगे L को घटा देंगे। तो देखिए इसका मान कितना आएगा आपको बेटा, यानी A से P की जो दूरी आएगी बेटा, चलिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ आपको और भी अच्छा लगेगा, ये हो जाएगी बेटा R माइनस L। ठीक है, ये बिंदु P के बीच की दूरी आई, कहाँ से आई, ध्यान से समझें डिस्टेंस, ये देखिए यानी बिंदु A से बिंदु P की दूरी कितनी है बेटा R माइनस L है, अर्थात कहने का मतलब मेरा बेटा ये है कि इस प्लस की आवेश यानी धन आवेश से बिंदु P की दूरी वो कितनी है बेटा R माइनस L है। ठीक है, अब सेम इसी प्रकार से हमें क्या करना है कि अब हमें इस माइनस की आवेश से बिंदु P की दूरी और पता चल जाए। ठीक है, बात समझ में आ रही है, तो हम इसका आर्टिकल प्रूफ कर पाएंगे। ठीक है, तो देखिए हमें पता है कि इस O से लेकर के P तक की जो दूरी बेटा कितनी है R है, कितनी दूरी है ये R। ठीक है, अब मुझे क्या चाहिए कि मुझे यहाँ से दूरी चाहिए ना इस पॉइंट से, तो देखिए आप O से और P तक क्या है बेटा आपका
ओ से पी तक क्या है, आर है। तो अब मैं इसके अंदर इसको ऐड कर दूँ, किसको ऐड कर दूँ, एल को ऐड कर दूँ, किस में ऐड कर दो, आर में। तो यानी ये पूरी जो डिस्टेंस हो जाएगी बेटा आपकी, पूरी जो डिस्टेंस हो जाएगी आर प्लस एल के बराबर हो जाएगी। बात को समझें, मैं कहना क्या चाह रहा हूँ आप लोगों को। देखिए एक बार फिर समझ लें कि प्लस की आवेश से बिंदु पी की दूरी कितनी है बेटा, आर माइनस एल है, ठीक है। और माइनस की आवेश से बिंदु पी की जो दूरी बेटा क्या है, वो आर प्लस एल है, ठीक है। अब अपना डायग्राम बिल्कुल बनकर तैयार है, अब हम इसको प्रूफ करेंगे। देखिए अब हमने इसकी थ्योरी लिखी है। थ्योरी कैसे लिखी जाती है, देखिए जो डायग्राम हम बनाते हैं उसी के बेस पर हम थ्योरी लिखते हैं। जो डायग्राम हम लोग बनाते हैं उसी बेस पर हम क्या लिखते हैं बेटा, थ्योरी लिखते हैं। थ्योरी क्या, देखिए मैं लिखा, माना ए भी एक वैद्युत द्विध्रुव है। देखिए ए भी एक वैद्युत द्विध्रुव है जो परावर्तक के वाले माध्यम में स्थित है। परावर्तक क्या होता है बेटा, परावर्तित पदार्थ ऐसे पदार्थ होते हैं जिनके अणुओं में इलेक्ट्रॉन नाभिक के साथ दृढ़तापूर्वक बंधे रहते हैं। क्या कहलाते हैं, परावर्तित पदार्थ कहलाते हैं। जैसे एग्जाम्पल कांच है, मोम है, अभ्रक है, कागज है, ठीक है, ये सब क्या बेटा परावर्तित पदार्थ हैं। तो यानी ये जो आपका वैद्युत द्विध्रुव है, ठीक है, निर्वातीय वायु में नहीं है। या तो आप मान लीजिए कांच में रखा है, शीशे में रखा है, ठीक है, या अभ्रक में रखा है, या मोम में रखा है, ठीक है, किसी न किसी परावर्तित पदार्थ में ये रखा है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखा हमने, जो परावर्तन के वाले माध्यम में स्थित है, ठीक है, जिसके ए सिरे पर प्लस क्यू आवेश, देखिए ए पर प्लस क्यू आवेश तथा बी सिरे पर माइनस क्यू आवेश, देखिए बी सिरे पर माइनस क्यू आवेश, और दोनों आवेशों के बीच की दूरी कितनी है बेटा, 2l है। यानी दोनों आवेशों के बीच की दूरी कितनी है बेटा, 2l है, जिसे हमने l प्लस l में तोड़ भी रखा है, ठीक है। माना वैद्युत ध्रुव की अक्षीय स्थिति में, कौन सी स्थिति बेटा, अक्षीय स्थिति में, ठीक है, अक्षीय स्थिति में इसके मध्य बिंदु O से, इसके जो मध्य बिंदु O है वैद्युत ध्रुव का, इसके मध्य O से r दूरी पर कोई बिंदु P है जहाँ वैद्युत विभव की गणना करनी है। तो डिस्टेंट ये थ्योरी आपने जो हमने वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक निकाला था तब भी पढ़ी थी। तो बस केवल उस थ्योरी में और इस थ्योरी में केवल एक शब्द का अंतर है। यहाँ अक्षय स्थिति में, ठीक है, बिंदुओं पर हमें क्या निकालना है, यहाँ वैद्युत विभव की गणना करनी है। क्या करनी है, वैद्युत विभव की गणना। लेकिन वहाँ पर हमने क्या पढ़ा था, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी थी वहाँ पर। तो यहाँ वैद्युत विभव है, वहाँ वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, यानी एक शब्द का अंतर है। क्या अंतर है वो, वहाँ पर था वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, यहाँ वैद्युत विभव, यानी इस शब्द का अंतर है। तो दोनों आर्टिकल्स की थ्योरी लगभग सेम है ना। कहने का मतलब मेरा ये है कि आर्टिकल वो भी बहुत इंपॉर्टेंट था, वैद्युत द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक, वो भी बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है परीक्षा की दृष्टि से, और ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और एक खुशी बात ये है बेटा कि दोनों की लैंग्वेज बिल्कुल लगभग सेम है, बस हाँ एक शब्द का अंतर है। वहाँ पर लिखा था वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है, आज हमें लिखा वैद्युत विभव की गणना करनी है ना, बात समझ में आ रही है। तो एक शब्द का अंतर, दोनों आर्टिकल की थ्योरी लगभग सेम है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अब हम निकालेंगे प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विभव, ठीक है। वैसे बिंदु P पर विभव निकालते थे कि हमने किसी एकल बिंदु आवेश से जो विभव निकालते हैं, एकल बिंदु आवेश से, मान लीजिए यहाँ कोई प्लस क्यू आवेश है और ये r दूरी पर है बेटा, कितनी दूरी पर, यहाँ मान लीजिए कोई बिंदु P है, तो यहाँ पर जो विभव आता है वो कितना आता है, वो आता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, के तो माध्यम का परावैद्युतांक है, ठीक है, जबकि क्या होता है 1/4 एप्सिलॉन नॉट के और Q/R। ये हमने अपने अध्याय 2 के लेक्चर नंबर 2 में ये आर्टिकल आपको प्रूव कराया था, ठीक है। जब किसी आवेश से r दूरी पर विभव निकालते हैं तो उसका मान कितना आता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q/R वोल्ट के बराबर आता है, ठीक है। तो आज हम देखेंगे प्लस क्यू आवेश कारण बिंदु P पर विभव कितना आएगा और माइनस क्यू आवेश कारण बिंदु P पर विभव कितना आएगा, ठीक है डिस्टेंट। तो देखिए मैं लिख रहा हूँ आप लोगों से, प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विभव, यानी हम लिखेंगे V1 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के और Q प्लस क्यू लिख लेते हैं अपॉन R। अब देखिए बेटा क्या है, ये R है, ठीक है, यानी प्लस क्यू आवेश से बिंदु P की दूरी R थी तो R है, लेकिन आज प्लस क्यू आवेश से, ठीक है,
बिंदु P की दूरी जो कितनी है बेटा, वो r माइनस एल है। कितनी है, r माइनस एल। तो बेटा आपका आएगा यहाँ पे r माइनस एल, ठीक है, वोल्ट, ठीक है। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विभव निकालेंगे, जबकि माइनस क्यू आवेश से बिंदु P की दूरी कितनी है बेटा, r प्लस एल है, ठीक है। तो देखिए मैं लिख रहा हूँ माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विभव यानी B2, तो ये हो जाएगा बेटा आपका 1/4πε0 k और माइनस क्यू, ठीक है, क्या है बेटा, माइनस क्यू अपॉन, और जो डिस्टेंस माइनस क्यू की बिंदु P से डिस्टेंस कितनी है बेटा, अब r प्लस एल के बराबर है। तो ये जाएगा बेटा आपका r प्लस एल, ठीक है, वोल्ट, ठीक है। अब देखेंगे बेटा बिंदु P पर परिणामी विभव, बिंदु P पर परिणामी विभव, तो लिखेंगे अतः बिंदु P पर परिणामी विभव, तो B बराबर हो जाएगा बेटा आपका B1 प्लस B2, यानी बिंदु P पर विभव कितना आएगा बेटा, B1 प्लस B2, ठीक है। याद रखना बेटा, जब हमने बेलचे की तीव्रता पढ़ाई थी तो यहाँ पे हमने माइनस का चिन्ह यूज नहीं किया था, लेकिन यहाँ पे प्लस का माइनस का चिन्ह यूज करना पड़ेगा, क्योंकि बेटा बेलचे की तीव्रता क्या थी, एक सदिश राशि थी, ठीक है। तो सदिश राशियों में माइनस का चिन्ह नहीं दिखाते हैं, ठीक है, अर्थात वो इसकी हम क्या दिखाते हैं, वहाँ पे डायरेक्शन दिखाते हैं, क्या दिखाते हैं, डायरेक्शन, इसलिए वहाँ पे माइनस का चिन्ह नहीं दिखाते हैं। लेकिन बेटा विभव क्या बेटा, अदिश राशि है, इसके अंदर केवल परिमाण होता है, ठीक है। अगर प्लस हो तो प्लस भी दिखाना पड़ेगा और माइनस हो तो माइनस भी दिखाना पड़ेगा, ठीक है। तो इसलिए हम माइनस का यूज यहाँ पे कर रहे हैं। तो देखिए हम B1 और B2 की वैल्यू रखेंगे बेटा, तो मैं थोड़ा इधर से करके दिखा देता हूँ आपको। तो देखिए B इजिकल टू हो जाएगा B1 की वैल्यू है आपकी बेटा 1/4πε0 k और प्लस Q अपॉन r माइनस एल, ठीक है बेटा। अब देखिए क्या ये प्लस, क्या है बेटा, प्लस, और क्या ये आपका बेटा B2, तो B2 का मान क्या है बेटा 1/4πε0 k, और ये बेटा ये क्या माइनस, क्या है बेटा ये माइनस, ठीक है। जब माइनस की गुणा इस प्लस से होगी, इस माइनस की गुणा जब बेटा मैं मान रखूँगा तो ये माइनस ये क्या बेटा प्लस है, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा बेटा माइनस हो जाएगा। तो हम एक लाइन से शॉर्ट हो जाएगी बेटा, हमें माइनस लिख लेंगे, तो क्या हो जाएगा 1/4πε0 k, और ये रहेगा आपका बेटा Q अपॉन r प्लस एल, ठीक है। डिस्टेंस आपको समझ में आ रहा हो। अब देखिए यहाँ पे एक चीज़ कॉमन आ रही है 1/4πε0, ठीक है, और Q भी कॉमन आ रहा है 1/4πε0 k और Q, यानी ये चीज़ क्या हो रही है बेटा आपकी कॉमन आ रही है। अब कॉमन है, इसको बेटा कॉमन ले लेंगे, देखिए क्या करेंगे अब हम इसके बाद, तो B बराबर हो जाएगा 1/4πε0 k, और देखिए Q को भी मैं कॉमन ले रखा हूँ, तो बेटा जब Q कॉमन आएगा तो यहाँ से क्या बचेगा, यहाँ कुछ नहीं बचा, तो यहाँ बचेगा 1, क्या बचेगा बेटा आपका, यहाँ बचेगा 1/r माइनस एल, ठीक है डिस्टेंस। अच्छा ये चीज़ कॉमन हो चाहिए, Q भी कॉमन हो चुका है, तो यहाँ से बचेगा 1/-1/r प्लस एल, ठीक है डिस्टेंस। अब देखिए हम इसका एलसीएम ले लेंगे, क्या कर लेंगे बेटा एलसीएम लेंगे, एलसीएम लेकर फिर इसको सॉल्व करेंगे। तो देखिए एलसीएम क्या आएगा इसका बेटा, मैं इधर से लिख कर समझा देता हूँ आप लोगों को। चलिए तो B इजिकल टू आएगा आपका 1/4πε0 k, ठीक है बेटा, और अभी आपका रहेगा Q, तो एलसीएम बेटा कितना आएगा, इसका एलसीएम आएगा, देखो r की गुणा r से करोगे बेटा r स्क्वायर हो जाएगा, माइनस l की गुणा l से करोगे बेटा l स्क्वायर हो जाएगा। तो ये रहा बेटा आपका इसका एलसीएम r स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, ये रहा एलसीएम। अब इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई, इस टर्म की गुणा बेटा इधर करेंगे, क्या गुणा इसको, तो जब इसकी गुणा बेटा बन सकोगे तो ये टर्म आ जाएगा r प्लस एल, ये माइनस बेटा ये रहा आपका, इसकी इससे गुणा करोगे तो हो जाएगा बेटा ये r माइनस एल, ठीक है डिस्टेंस। तो अब देखिए हम कर रहे हैं, अब हम इसको समझाने के लिए इधर कर लेते हैं थोड़ा सॉल्व।
देखिए अब क्या करेंगे हम कि 1/4πε0 ऐसे ताल लेंगे। तो देखिए b बराबर आ जाएगा आप लोगों को 1/4πε0 के, और ये आपका q भी रहा, ठीक है। अच्छा देखिए ये क्या है बेटा आपका r प्लस l, ऐसे तार दीजिए। क्या है बेटा ये आपका r प्लस l, ठीक है। अच्छा अब देखिए ये क्या है बेटा माइनस का चेंज, अब इसके अंदर माइनस से गुणा करेंगे तो इसके अंदर के बेटा चिन्ह चेंज हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे बेटा? चिन्ह चेंज हो जाएंगे, अर्थात ये हो जाएगा माइनस के r प्लस l, ठीक है। और ये हो जाएगा बेटा r² माइनस के l²। एक बार फिर समझें कि देखिए r प्लस l आपका सेम है बेटा, ठीक। माइनस आपका बेटा ये रहा, ठीक है। और ये जो माइनस से गुणा करेंगे इसके अंदर को तो ये माइनस का रहेगा, ठीक है। और ये माइनस में माइनस माइनस का हो जाएगा बेटा, ये प्लस हो जाएगा। तो बेटा ये माइनस का r, ये माइनस का r है बेटा, ये प्लस का r, तो ये r से r बेटा कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। तो आपका b बराबर आएगा बेटा, आपको देखिए b बराबर आ जाएगा 1/4πε0 के। तो अब यहाँ पे बचेगा आपको बेटा q, तो चल रहा है साथ में एक l ये और एक l ये, बेटा कितना बचेगा आपका 2l हो जाएगा। और नीचे रहेगा r² माइनस l² का r² माइनस l², ठीक है। अच्छा इस q की गुणा अंदर को करा देंगे बेटा, यानी q की गुणा जब अंदर कराएंगे तो हो जाएगा 2ql, यानी b बराबर हो जाएगा बेटा आपका 1/4πε0 के। तो ये हो जाएगा आपका बेटा 2ql अपॉन r² माइनस l²। आई होप कि डियर फ्रेंड आपको ये समझ में आ रहा होगा, ठीक है। यानी b = 1/4πε0 के 2ql अपॉन r² माइनस l²। अब हम क्या जानते हैं, देखिए हम जानते हैं कि ये 2ql होता है, 2ql, यानी ये जो 2ql है ये क्या, इसका मान कितना होता है बेटा p, यानी क्या होता है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होता है, ठीक है। वेरी गुड, आपने सही बताया कि इसका मान कितना होता है, p के बराबर होता है। तो देखिए अब मैं इसको थोड़ा इधर से आप वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिए ताकि मैं आपको इसका सॉल्यूशन आपको समझा सकूं। अर्थात मेरे कहने का तात्पर्य है बेटा आप वीडियो को पॉज करके आप इसको पूरा अपने नोट्स में बना लीजिए। अब मैं इधर का इसको बस ये जो मेरा मेन आर्टिकल यहाँ आ चुका है, ठीक है, मैं इसको रखूँगा और इसको मैं क्या करूँगा बेटा आप रब करने वाला हूँ, ठीक है। तो देखिए मैं इसको रब कर रहा हूँ, आप इसको वीडियो को पॉज करके इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। जो थ्योरी है थ्योरी भी लिखिए और जो आर्टिकल है बेटा आप वो भी लिखिए, ठीक। चलिए अब मैं इसको साफ कर रहा हूँ। देखिए अब मैन आर्टिकल क्या है बेटा आपका 1/4πε0 के 2ql अपॉन r² माइनस l²। अब देखिए मैंने क्या बताया, मैंने बताया अब देखो परंतु, हम लिख लेंगे परंतु, ठीक है, 2ql इजिकल टू क्या होता है, वेरी गुड, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। क्या होता है बेटा वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। क्या होता है बेटा वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, ठीक है। तो अब मैं फिर से क्या करूँगा, आपके इस 2ql की जगह बेटा क्या लिख दूंगा, p लिख दूंगा, ठीक है। तो देखिए b बराबर क्या आएगा, b बराबर 1/4πε0 के, ठीक है। ये क्या बेटा 2ql का बराबर हो जाएगा p के बराबर हो जाएगा, ठीक है। अच्छा ये अपन में क्या बेटा आपका r² माइनस l², ठीक है बेटा। अब यहाँ पे देखिए बेटा कि यहाँ पे r² भी आ रहा है और l² भी आ रहा है, बात समझ में आ रही है। और हमें जो विभव निकालना है, इसके मध्य बिंदु O से r दूरी पर कोई बिंदु P है, बात समझ में आ रही है। हमें r दूरी पर विभव निकालना है और इसके अंदर बेटा क्या आ रहा है आपका L भी आ रहा है। ध्यान से देखो समझो, मेरे कहने का मतलब मेरा क्या है कि हम लोगों को जो विभव निकालना है, ठीक है, इसके मध्य बिंदु O से r दूरी पर कोई बिंदु P हमें विभव निकालना है, ठीक है। अब हमारे फाइनल आंसर में देख रहे हैं कि यहाँ पे l² और r² दो चीज़ें आ रही हैं, ठीक है। तो हमें क्या करना है, अब हम इनकी कंपेयर करेंगे,
क्या करेंगे बेटा, कंपेयर। अब देखिए डायग्राम को समझे, सबको डायग्राम में है। आर का मान कहाँ है, ओ से लेकर के पी तक क्या है बेटा, ध्यान समझें। यानी ये आपका क्या है, ओ है, ये आपका पी है, ओ पी क्या है बेटा, आर है। और एल क्या है बेटा आपका, देखिए ओ से लेकर क्या है, ये यहाँ तक है। तो देखिए ओ से लेकर ए तक ये एल है, और ओ से लेकर पी तक बेटा क्या है, आर है। तो आर बड़ा है और एल क्या है बेटा आपका छोटा है। आप देख रहे होंगे डायग्राम को देखें, ओ से लेकर पी तक बेटा क्या है आपका आर है, ठीक है। जबकि ओ से लेकर ए तक ये क्या है बेटा आपका एल है। यानी आर का मान बड़ा है, एल का मान बेटा क्या आपका छोटा है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इस आर की तुलना में, ठीक है, एल को क्या कर देंगे, छोड़ देंगे, ठीक है। क्यों छोड़ देंगे, क्योंकि बेटा एल जो है आपकी आर की तुलना में बहुत छोटा है, ठीक है। अर्थात कहने का मतलब मेरा ये है कि मान लीजिए, देखो बड़ा अच्छी बात आप लोगों को समझा रहा हूँ, अगर समझ में आ जाए तो समझने की कोशिश करना कि छोटी राशियों को क्यों छोड़ दिया जाता है, ठीक है। देखिए मान लीजिए ये 4 रुपये हैं, कितने रुपए, 4, ठीक है। अगर मैं 4 का स्क्वायर कर दूँ, ठीक है बेटा, तो इसका मतलब कितना हो गया, 4 गुणा 4 बराबर कितना आ गया बेटा, 16 आ गया। कितना आ गया, 16। अब सेम इसी की जगह 4 तो बहुत बड़ी चीज़ है, अब मैं 40 पैसे ले लूँ, कितने ले लूँ बेटा, 40 पैसे। 40 पैसे मतलब 0.4 पैसे, ठीक है। ये 4 रुपये हैं, ठीक है, ये 4 पैसे हैं, सॉरी 40 पैसे हैं। तो 4 रुपये तो ज़्यादा होते हैं, 40 पैसे क्या होते हैं, कम होते हैं। अगर मैं बेटा इसका स्क्वायर कर दूँ, 0.4 का मैंने क्या कर दिया, स्क्वायर कर दिया, तो मुझे इसको 2 टाइम्स लिखना पड़ेगा। कितना पड़ेगा, 2 टाइम्स। तो ये आएगा बेटा आपका 0.4 इंटू 0.4, तो आंसर आएगा बेटा आपका 0.16, 0.16 यानी 16 पैसे। बात समझ में आ रही है। यानी मैंने 40 पैसे की गुणा, यानी 0.4 का मतलब क्या डिफरेंट, 40 पैसे है, 4 पैसे मत समझ जाना। 4 पैसे क्या होते हैं, 4 पैसे होते हैं बेटा ये 4 पैसे हैं। कितने पैसे हैं बेटा, ये 4 पैसे, अंतर को समझना। और ये कितने बेटा आपके 40 पैसे, कितने ये 40 पैसे। जिन लोगों को समझ में नहीं आया समझें, मेरा कहने का मतलब मेरा ये है बेटा 40 पैसे हैं, ठीक है। अब देखिए ध्यान से मैं कहना क्या चाह रहा हूँ आप लोगों से। देखिए कि जब मैंने 4 की गुणा, यानी 4 रुपये की गुणा, 4 का स्क्वायर कर 4 का बर कर दिया, तो कितना आया, 16 रुपये आया। कितना आया, यानी मान बढ़ गया, मान बढ़ गया। 4 की गुणा 4 से करी तो 4 तो कितने का 16 आ गया, अर्थात मान बढ़ गया। लेकिन अब मैंने 40 पैसे की गुणा, ठीक है, इसका स्क्वायर करने के लिए, ठीक है, मैंने, क्योंकि मुझे ऐसा क्यों स्क्वायर क्यों कर रहा हूँ बेटा, यहाँ पे स्क्वायर आ रहा है कि नहीं, अपने फार्मूले में क्या आ रहा है, स्क्वायर जो आ रहा है, इसलिए मैं पावर 2 लगा रहा हूँ। बच्चे सोच रहे होंगे कि यहाँ पे घात 2 क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि बेटा अपने साथ भी तो घात 2 ही आ रही है, आर की पावर भी 2 आ रही है और एल की पावर भी 2 आ रही है, इसलिए मैं ऐसा कर रहा हूँ, ठीक है। तो देखिए, तो जब मैंने 40 पैसे की गुणा 40 पैसे से करी, तो बेटा कितना आया, ये 16 पैसे। कितना आया, ये 16 पैसे। मैं हिंदी में लिख के समझा देता हूँ बेटा, आपका ये 16 पैसे आ रहा है, 16 पैसे। तो देखिए ध्यान से समझें कि 40 पैसे और ये 16 पैसे, तो मान तो घट गए ना, 40 पैसे तो बहुत ज़्यादा होते हैं। तो कहने का मतलब मेरा बेटा ये है, अगर मैं कंपेयर करूँ 4 रुपये की 40 पैसे से, तो 4 रुपये ज़्यादा हैं, 40 पैसे कम हैं। तो 4 रुपये की यानी बड़ी राशि की गुणा जब मैंने उसी राशि से करी, ठीक है, तो कितना आया बेटा आपका 16 रुपये आया। यानी 4 रुपये की गुणा 4 रुपये से करने के बाद कितना 16 रुपये आया। लेकिन सेम अगर मैं छोटी राशि की गुणा, यानी 40 पैसे की गुणा 40 पैसे से करता हूँ, तो मान कितना आता है बेटा, 16 पैसे आता, यानी मान बहुत ज़्यादा घट गया। तो यही कारण होता है बेटा कि जब मैं ये एल छोटा है, एल छोटा है, तो एल स्क्वायर तो बेटा और भी छोटा हो जाएगा। क्योंकि देखिए 40 पैसे गुणा, जब मैंने इसको दोबारा लिखूंगा 40 इंटू 40, 40 रुपये नहीं बेटा 40 पैसे, ठीक है। तो बेटा कितना आ रहा है आपका 16 पैसे आ रहा है। कितना आ रहा है 16 पैसे, तो मान और भी घट गया, है ना। तो यही कारण होता है बेटा कि जो छोटी राशियाँ होती हैं फिर इसके अंदर उसको क्या कहते हैं बेटा, नगण्य के बराबर मान लेते हैं। तो आई होप ये आपको समझ में आया होगा। तो देखिए हम करेंगे क्या, तो लिखेंगे चूँकि L इज़ लेस देन R, यानी L छोटा है किससे, R से, तब L स्क्वायर मोर लेस देन R स्क्वायर। कहने का मतलब मेरा ये है, L छोटा है R से, तो L स्क्वायर और भी छोटा होगा R स्क्वायर से, ठीक है। तो लिखेंगे अतः L स्क्वायर को R स्क्वायर की
तुलना में, ठीक है, तुलना में नगण्य करने पर, मैं इसको साफ कर देता हूँ आप लोगों को, नगण्य करने पर, ठीक है। जब नगण्य करेंगे अर्थात इसको एल स्क्वायर को छोड़ देंगे तो क्या रहेगा आपका, b इज इक्वल टू 1/4πε0k और ये p अपॉन आर स्क्वायर बोल्ड। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। यानी एल स्क्वायर को हमने क्या कर दिया बेटा, छोड़ दिया, क्योंकि एल स्क्वायर आर से बहुत छोटा था, ठीक है। अच्छा, आप यहाँ तक करके आ सकते हैं, तब भी आपका आर्टिकल प्रूफ हो चुका है। लेकिन इसके का क्या रोल होता है, इसका और मैं आपको समझा दूँ। देखिए, निर्वात अथवा वायु के लिए के इक्वल टू कितना होता है बेटा, 1 होता है, ठीक है। निर्वात वायु के लिए क्या कमाने का होता है बेटा, 1 होता है। जब 1 होता है तो देखिए मैं करूँगा, अब यहाँ पे जब 1 रखूँगा तो 1 की गुणा इससे कराऊँगा तो बेटा क्या हो जाएगा, साइलेंट हो जाएगा। तो ये क्या रहेगा फाइनल में, तो v बराबर रहेगा आपका 1/4πε0 p अपॉन आर स्क्वायर बोल्ड। तो ये था बेटा आपका डायग्राम, ठीक है। अर्थात वैद्युत द्विध्रुव की अक्षय स्थिति में वैद्युत विभव का जो व्यंजक आता है वो कितना था, b इक्वल टू 1/4 p अपॉन आर स्क्वायर के बराबर होता है, ठीक है। और यहीं जब हमने तीव्रता जब निकाली थी, क्या निकाली थी बेटा, तीव्रता जो निकाली थी, तो उसमें कितना अंतर आया था, देखिए तीव्रता का मान। हालांकि देखिए आपका जो आर्टिकल है बेटा प्रूफ हो चुका है, आपका जो आर्टिकल मैन था बेटा आपका प्रूफ हो चुका है, ठीक है। तो अब मैं बताऊं आप लोगों को, जब हमने यहाँ तीव्रता निकाली थी, क्या निकाली थी, तीव्रता जब निकाली थी, तो तीव्रता में कितना मान आया था, तो ये तो बेटा विभव है आपका, क्या है, अक्षय स्थिति में क्या बेटा विभव, यानी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी आई थी, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो आई थी अक्षय स्थिति में बेटा वो कितनी आई थी, E बराबर 1/4πε0 और 2p अपॉन r की पावर 3 के बराबर आई थी। बात समझ में आ रही है, न्यूटन प्रति कूलम, ठीक है स्टूडेंट। तो ये क्या थी बेटा, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब वैद्युत ध्रुव की अक्षय स्थिति में हमने वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक निकाला था तो उसका मान कितना आया था बेटा, इतना आया था। लेकिन आज जो आपको प्रूफ करना है बेटा, आर्टिकल कहाँ तक प्रूफ करना है, यहाँ तक आर्टिकल अपना प्रूफ करना था। ये तो मैंने आपको बता दिया। देखो इनमें कितना अंतर होता है, यहाँ पे पावर कितनी है बेटा 2 और यहाँ पर कितनी बेटा आपकी 3 है। बस में आ रही है, एक अंतर तो ये है, और दूसरा अंतर बेटा क्या है, यहाँ पे 2p होता है, यहाँ पे केवल क्या होता है, p होता है, ठीक है। तो इस चीज़ को याद रखें कि अक्षय स्थिति वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होती है बेटा, इतनी होती है, और जबकि विभव कितना होता है बेटा, इतना होता है। इनमें 2 जगह अंतर आता है बेटा, यहाँ होता है विभव में केवल p, यहाँ पर होता है बेटा 2p। अच्छा, अगर हम बात करें आर स्क्वायर की, इसके मतलब बीच की दूरी की, तो यहाँ पर होता है बेटा विभव में आर स्क्वायर, यहाँ पे क्या होता है बेटा r की पावर 3। क्या होता है बेटा, r की पावर 3, यानी कि पावर है बेटा, आपको समझें r की पावर कितनी बेटा, ये 3, अर्थात क्या ये घात 3 है, ठीक है। तो आई होप कि आप लोगों को ये समझ में आया होगा। तो स्टूडेंट आज के वीडियो लेक्चर में बस इतना ही। और मैं एक बार फिर से बता दूं कि ये जो आर्टिकल है स्टूडेंट परीक्षा की दृष्टि से वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, इसकी तैयारी आप अवश्य करें, ठीक है। और साथ ही साथ इसकी वैद्युत ध्रुव की परिभाषा भी जरूर आएगी अगर ये आर्टिकल आएगा, ठीक है, चाहे वो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए आ जाए, क्योंकि ये भी बेटा लॉन्ग क्वेश्चन है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट मैंने आपको समझाया था, और ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और दोनों कोई सा भी आर्टिकल आपके लिए एग्जाम में आएगा तो याद रखना कि वैद्युत ध्रुव की परिभाषा इसके साथ मिलाकर के आपसे जरूर पूछी जाएगी, ठीक है। तो उसकी परिभाषा में एक बार फिर से आपको बता देता हूँ, वह निकाय जिसमें तो बराबर किंतु विपरीत आवेश से एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित हों क्या कहलाता है, वैद्युत ध्रुव कहलाता है, ठीक है डियर स्टूडेंट। तो आज की वीडियो लेक्चर में बस इतना ही। अगर आपको लोगों को मेरा वीडियो पसंद आया है तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड कमेंट कीजिए। और आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं, ठीक है, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को बटन जरूर दबाइए ताकि मेरी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को सबसे पहले प्राप्त हो। तो आज के वीडियो लेक्चर में बस इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद, बेस्ट ऑफ लक।